है, रेस्ट में है, स्लाइड ऑन ऑफ फ्रिक्शन भी आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में जैसे। हेलो बच्चों, मैं जीके श्रीवास्तव, आपका फिजिक्स टीचर, हॉरिजन एकेडमी यमुना बिहार से दिल्ली ईस्ट। आज मैं जो टॉपिक स्टार्ट करूंगा पढ़ाना उसका नाम है फ्रिक्शन। उसका नाम क्या बेटा? फ्रिक्शन। तो आइए हम फ्रिक्शन स्टार्ट करते हैं जी। ध्यान से देखिएगा, हमारे पास दो सरफेस हैं, सरफेस 1 और दूसरा सरफेस है सरफेस नंबर 2। वी हैव टू सरफेस, एक सरफेस 1 है, दूसरा सरफेस 2 है। चलिए, यहां पे एक बॉल लिया गया जिसका मास m है, सेम बॉल यहां भी लिया गया जिसका मास m है। सर दोनों को सेम फोर्स से किक किया गया, दोनों को सेम फोर्स से धक्का दिया गया, किक किया गया। देखा गया ये वाला बॉल यहां पे जाके रुक जाता है, लेकिन ये वाला बॉल सिर्फ यहीं पे जाके रुक जाता है। इस बॉल का डिस्टेंस ट्रेवल ज्यादा है, इस बॉल का डिस्टेंस ट्रेवल क्या है? कम है। राइट? क्या आपने दोनों बॉल का मास सेम लिया? हाँ। क्या दोनों पे आपने सेम फोर्स अप्लाई किया? बिल्कुल, है ना। फिर भी बॉल 1 का डिस्टेंस इस फिगर में बॉल का डिस्टेंस ट्रेवल ज्यादा है, इस फिगर में बॉल का डिस्टेंस ट्रेवल क्या है? कम है। तो गड़बड़ी किसमें है? सरफेस में। तो एक्चुअल में फ्रिक्शन होता क्या है? फ्रिक्शन किसी सरफेस की प्रॉपर्टी होती है। फ्रिक्शन किसी सरफेस की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो अपने ऊपर मूव करने वाले ऑब्जेक्ट के रिलेटिव मोशन का क्या करता है? अपोज करता है। It is a property of a surface with which surface opposes the relative motion of an object along it. Right? ध्यान रखिए, मोटे मोटे तौर पर मैं भी कह सकते हैं फ्रिक्शन का मतलब रफनेस होता है। जो सरफेस जितना ज्यादा रफ होगा सो उसका फ्रिक्शन भी उतना ही क्या होगा? ज्यादा होगा। अब आगे दोबारा बोलता हूं सर। It is property of a surface with which the surface opposes the relative motion of an object along it. फिर उसके आगे, during this an opposing force is always applied on object due to friction, which always opposes the force applied by you. सर इस दौरान सरफेस की प्रॉपर्टी को कर फ्रिक्शन, उसकी वजह से अपोजिंग फोर्स एक्ट करता है जो हमेशा आपके द्वारा लगाए गए फोर्स का क्या करता है? अपोज करता है। दैट अपोजिंग फोर्स इज कॉल्ड एज फ्रिक्शनल फोर्स, जिसका सिंबल हम लिखते हैं क्या चीज? स्मॉल एफ। जिसका सिंबल लिखते हैं हम स्मॉल एफ। तो दोबारा बोलता हूं सर, फ्रिक्शन इट इज प्रॉपर्टी ऑफ अ सरफेस विद विच सरफेस अपोजेस द रिलेटिव मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग इट। ड्यूरिंग दिस एन अपोजिंग फोर्स इज अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट, ठीक है सर, विच ऑलवेज अपोजेस द अप्लाइड फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट बाय यू इज कॉल्ड एज फ्रिक्शनल फोर्स, जिसका सिंबल हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। राइट? अब आगे सर, अब आएगा सर लिमिटिंग कंडीशन या लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। चलो, एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, मोशन में आने ही वाला है। एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, स्लाइड करने ही वाला है, रोल करने ही वाला है, मूव करने ही वाला हो। Such equilibrium is called as limiting equilibrium, and at that instant the force applied on object is called as limiting force. Vice versa, एक ऑब्जेक्ट मोशन में है, रेस्ट में आने ही वाला है। एक ऑब्जेक्ट मोशन में है, रेस्ट में आने ही वाला है, आया नहीं, आने ही वाला है। So that equilibrium is called as limiting equilibrium, and at that instant the force applied on object is called as लिमिटिंग फोर्स। जैसे मैं आपको समझाता हूं सर, देखिए ये सरफेस है, ये सरफेस है, करेक्ट। चल बेटा, हमने क्या किया, इस सरफेस पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया, दिस वन। फिलहाल ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, राइट? ये ऑब्जेक्ट किससे बेटा बोलो? रेस्ट में है। से यहां वो फोर्स तक होगा जो हम अप्लाई करेंगे। किधर अप्लाई कर रहे हैं भैया? टुवर्ड्स राइट। और ध्यान रखिएगा सर, यहां वो फोर्स होगा कांटेक्ट में, यहां पे जो अपोज करेगा, नाम लिखा गया फ्रिक्शनल फोर्स। क्या लिखा गया? फ्रिक्शनल फोर्स। अब सुनो, मैंने इस पर 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, लेकिन ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहा, मोशन में नहीं आया। क्रॉस मतलब ये मोशन में नहीं रहा सर। चलो लिख दिया सर, ये रेस्ट में ही रहा, ठीक है सर। अभी भी रेस्ट में है, तो फिर तो भैया फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा? 100 न्यूटन, क्योंकि नेट फोर्स कितना हो गया? 0, तभी मोशन में नहीं आया वो। अब हमने इस पर 200 न्यूटन का फोर्स लगाया, अभी भी ये रेस्ट में है, मोशन में नहीं आया। इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स भी कितना होगा भैया? 200 न्यूटन होगा। चले, ऐसे करते करते हमने इस पे 500 न्यूटन का फोर्स लगाया, अभी भी ये रेस्ट में है, मोशन में नहीं आया।
लो जी, अभी भी ये रेस्ट में है, मोशन में नहीं आया। इसका मतलब जो फ्रिक्शनल फोर्स लगा वो कितना लगा? 500 न्यूटन। लेकिन सपोज कीजिए कि अब आपने इस पे जो फोर्स अप्लाई कर दिया 500.01 न्यूटन और ये ऑब्जेक्ट अब मोशन में आ गया, राइट? तो अब जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा F, राइट है, वो आपके द्वारा लगाए गए फोर्स से क्या होगा? छोटा हो जाएगा। आपने इतना लगाया। ध्यान सुनिए, ऑब्जेक्ट का इनिशियल स्टेटस या इक्विलिब्रियम क्या था? रेस्ट में था, है ना? तो ये वो फोर्स हुआ, इसको कहेंगे लिमिटिंग फोर्स। क्या कहोगे भैया? लिमिटिंग फोर्स। क्यों? क्योंकि इस फोर्स पर ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, मोशन में आने ही वाला था, आया थोड़ी, आने ही वाला था, आया नहीं, क्योंकि इसके बाद वो मोशन में आ गया। तो ये वो फोर्स है जिस पर ये ऑब्जेक्ट जो कि इनिशियली रेस्ट में था, मोशन में आने ही वाला था, इज कॉल्ड अ लिमिटिंग फोर्स एंड द इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड अ लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, राइट? अब आगे सुनो सर, अंडर द लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, अंडर द लिमिटिंग इक्विलिब्रियम जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है ना, वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। अंडर द लिमिटिंग इक्विलिब्रियम जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। कैसे? देखो, लिमिटिंग फोर्स लगा मतलब लिमिटिंग कंडीशन के अंदर आपका फोर्स 100 न्यूटन था, तो फ्रिक्शन फोर्स भी 100 न्यूटन। अब उसने आपको एडजस्ट किया ताकि नेट फोर्स कितना हो जाए? 0। 200 सो 200, 300 सो 300, 500 सो 500। उसके बाद क्या हो गया? वो घट गया। इसका मतलब अंडर द लिमिटिंग इक्विलिब्रियम द फ्रिक्शनल फोर्स इज टू बी नोन एज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्सेस। सो व्हाट डू यू मीन बाय लिमिटिंग इक्विलिब्रियम? इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ठीक है सर, और वो मोशन में आने ही वाला है, रेस्ट में है, स्लाइड करने ही वाला है, रेस्ट में है, रोल करने ही वाला है, so that condition is called as limiting equilibrium, and at that instant the force applied on object for that equilibrium is called as limiting force, right है? इसका एक थॉट निकला कि under the limiting equilibrium frictional force is to be known as self adjusting forces। अगर इसका इस ऑब्जेक्ट का इनिशियल स्टेटस रेस्ट है, मतलब इसका जो फिलहाल स्टेटस जो है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, तो आप कह सकते हो कि जब लिमिटिंग फोर्स लगा उस इंस्टेंट पे हमें स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की सबसे बड़ी वैल्यू मिली। कितनी? 500 टू 500, क्योंकि उसके बाद फोर्स छोटा है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या है? छोटा है, राइट? सो दिस इज कॉल्ड एज लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, राइट? अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, छोटी छोटी बातें हैं, पहले हम वो समझेंगे। सर अब आया सर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसका सिंबल होता है म्यू। जी सर, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सिंबल होता है म्यू। होता क्या है भाई? म्यू। सर लिखा गया अप्लाइड लिमिटिंग फोर्स, अप्लाइड लिमिटिंग फोर्स, जी। सिंबल लिखा गया कैपिटल F डिवाइड बाय कॉन्टैक्ट नॉर्मल रिएक्शन, कॉन्टैक्ट नॉर्मल रिएक्शन ऑफ सरफेस, जी। इसे R से या कैपिटल N, इन दोनों में से किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आइए हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। ये देखो बेटा, हमारे पास एक सरफेस है बच्चे, जी सर, और ध्यान से देखिए, इस सरफेस पर ये ऑब्जेक्ट रख दिया गया, करेक्ट बेटा? तो इस ऑब्जेक्ट का जो वेट लगा बच्चे, वो क्या लगा? नीचे W = mg, इतना हिस्सा कॉन्टेक्ट में है। सब पढ़ाया गया था ना? हर एक्शन की क्या होती है? रिएक्शन, जी सर। तो अगर ये एक्शन हुआ, बदले में क्या मिला? रिएक्शन। इसी को हम कहते हैं R या N। सरफेस के परपेंडिकुलर होगा और कैसा होगा? एक्शन के अपोजिट होगा। पूरा नाम सुनिए, कॉन्टैक्ट नॉर्मल रिएक्शन ऑफ सरफेस। कॉन्टैक्ट, ऑब्जेक्ट और सरफेस का जितना हिस्सा कॉमन होगा कॉन्टैक्ट में होगा वही लगेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा, और आपके द्वारा अप्लाइड फोर्स, यहां पे आपका फोर्स क्या है? वेट है, उसके क्या होगा? अपोजिट होगा। द कंप्लीट नेम इज कॉल्ड एज कॉन्टैक्ट नॉर्मल रिएक्शन ऑफ सरफेस। उसके बाद सर हमने एक फोर्स लगाया F, इसका नाम लिखा गया लिमिटिंग फोर्स। क्या लिखा मैंने? लिमिटिंग फोर्स। ध्यान से सुनिए, लिमिटिंग फोर्स है मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो ये वो फोर्स है जिसके लगते के साथ ही ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन में आने ही वाला हुआ। चलो भाई, अगर लिमिटिंग फोर्स आपका टुवर्ड्स राइट है तो भाई फ्रिक्शनल फोर्स कहां लगा? टुवर्ड्स लेफ्ट। लो जी, टुवर्ड्स क्या लग गया? लेफ्ट लग गया। अब सुनिए, आपने कहा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कहा गया अप्लाइड लिमिटिंग फोर्स F डिवाइड बाय कॉन्टैक्ट नॉर्मल रिएक्शन ऑफ सरफेस। बेटा यहां देखिए, इसका मतलब म्यू = F/R। सर आगे लिखा गया यूनिटलेस। क्यों भाई?
यस सर, ये भी न्यूटन कट जाएगा, क्या हो जाएगा, यूनिटलेस। तो भैया अगर ध्यान से देखोगे तो लिखा गया F इक्वल टू म्यू इंटू आर, सब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। बट अगर मैं फिगर पे आऊं, ध्यान से देखो, तो सच चूंकि सिस्टम रेस्ट में है तो देखो ये वाला फोर्स इस फोर्स के क्या होगा, बराबर होगा। हॉरिजॉन्टल में राइट शुड बी इक्वल टू लेफ्ट एंड वर्टिकल में अपवर्ड शुड बी इक्वल टू डाउनवर्ड। सो राइट शुड बी इक्वल टू लेफ्ट, तो लिखा गया F शुड बी इक्वल टू F, F शुड बी इक्वल टू F। और आपने जो F लिखा हुआ म्यू आर, तो लिखा गया F इक्वल टू म्यू आर, और आगे लिखा मैंने ऑलवेज, और आगे एक छोटी सी बात और बोलूंगा, ध्यान रखिए जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है भाई उसका फार्मूला म्यू इंटू आर होता है, हमेशा होता है। लेकिन यहां जो आर है ना, कॉन्टेक्ट नॉर्मल रिएक्शन, ये आपके कंडीशन के अकॉर्डिंग में, आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में इसकी वैल्यू बार बार क्या होती है, चेंज होती ही रहेगी। जैसा आप फिगर ड्रॉ करेंगे, जैसा आपका क्वेश्चन होगा, उसमें कॉन्टेक्ट नॉर्मल रिएक्शन सरफेस जो भी हो आप यहां पुट कर देंगे, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू आपकी निकल जाएगी। राइट, सुनिए ध्यान से। तो व्हाट इज म्यू? What is mu? It is called as coefficient of friction. एक्चुअल में होता क्या है म्यू? मैंने बोला ना, चल दो सरफेस है, एक माइका सरफेस है, माइका जो टेबल पे लगाई जाती है, एंड दूसरा रोड है, रोड सड़क। ध्यान से देखो, जो रोड है उसकी रफनेस क्या है, ज्यादा है, खुरदरापन ज्यादा एज कंपेयर टू माइका। तो सिंपल हम कह सकते हैं कि जो रोड की म्यू वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू माइका। तो एक्चुअल में है क्या म्यू? किसी भी सरफेस की रफनेस की कितनी अमाउंट है, क्वांटिटी है, प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को शो करने के लिए जिस कोफिशिएंट का इस्तेमाल किया गया उसका नाम क्या लिखा गया, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। राइट, उसे हम क्या कहते हैं, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो म्यू इक्वल्स टू अप्लाइड लिमिटिंग फोर्स डिवाइड बाय कांटेक्ट नॉर्मल रिएक्शन। एंड लिमिटिंग फोर्स क्या होता है भैया जी, अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, मोशन में आने ही वाला है, मोशन में है, रेस्ट में आने ही वाला है, एट दैट इंस्टेंट जो फोर्स एक्टिवेट होता है ऑब्जेक्ट पे, उसे क्या कहते हैं, लिमिटिंग फोर्स कहते हैं। एंड आर क्या है, जिसको हम कैपिटल एल भी कह सकते हैं भैया, उसे कहते हैं कांटेक्ट नॉर्मल रिएक्शन ऑफ सरफेस। तो म्यू इक्वल्स टू क्या हुआ, एफ बाई आर हुआ, यूनिटलेस है, यहां से निकाला गया कैपिटल एफ इक्वल्स टू म्यू इनटू आर। अब मैंने फिगर में देखा, चूंकि सिस्टम रेस्ट में है इसलिए ये फोर्स इस फोर्स के क्या होगा, बराबर होगा। सो वी कैन राइट एफ इक्वल्स टू एफ, बराबर है, और एफ की वैल्यू ये हो गई, तो फ्रिक्शनल फोर्स स्मॉल एफ का फॉर्मूला निकला म्यू इनटू आर। आर की जगह पे कैपिटल एन भी आप लिख सकते हो। राइट, मैंने लिखा ऑलवेज, लेकिन मैंने ये भी बताया कि यहां जो आर होगा, कैपिटल आर, कांटेक्ट नॉर्मल रिएक्शन सरफेस, ये आपके कंडीशन, आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में, जैसा भी क्वेश्चन, जैसा भी कंडीशन, उसके अकॉर्डिंग में होगा, उस वैल्यू को पुट कर दोगे तो उस कंडीशन के लिए, उस फिगर के लिए, उस क्वेश्चन के लिए आपका एफ की वैल्यू आ जाएगी। राइट, अब कुछ बातें हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा सर जी। सुनो भाई, दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली सर, यहां जी लगभग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और चलते हैं पोल सर, पोल सर, वहां पर जी की वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान से सुनना। राइट, अब हमने क्या किया, एक लक्कड़ का टेबल बनवाया, लक्कड़ का टेबल, ठीक है सर, उस पर बैठ गए, तो हमारे और टेबल के बीच कांटेक्ट हुआ। फ्रिक्शन कौन सा, फ्रिक्शन म्यू किसका होगा, टेबल होगा, क्योंकि वो सरफेस है, उसकी रफनेस होगी। चलिए हमने क्या किया, उस दिल्ली में, दिल्ली के अंदर हम इस टेबल पे बैठ गए। ये देखो सर, ये बच्चा यहां बैठा हुआ है, तो सर इसका वेट कहां लगेगा, नीचे mg, रिएक्शन कहां लगेगा, ऊपर। ठीक है सर, तो आप यहां लिखोगे F इक्वल्स टू म्यू इंटू आर। ध्यान से देख बेटा, यहां लिखा गया म्यू और mg इन दिल्ली। यस सर, सर जी इन दिल्ली, दिस वन, आर इक्वल्स टू mg हुआ ना। इस फिगर के फ्रिक्शनल फोर्स का मामला क्या हुआ, म्यू इनटू आर, और आर इस फिगर के अकॉर्डिंग में क्या होगा बोलो, अपवर्ड इक्वल्स टू डाउनवर्ड दिस, और लेकिन जी की जो लिखा गया जी इन दिल्ली। अब यही टेबल, सेम टेबल आप लेकर के कहां पहुंच गए, पोल पे। सर टेबल के लिए म्यू वैल्यू अभी भी उतनी है, सर टेबल के लिए म्यू वैल्यू अभी भी उतनी है, क्योंकि टेबल आपका सेम है। और वही बच्चा जाकर के पोल पे सर बैठ गया। अब सुनो, या जो वेट निकलेगा mgp, सब पोल, रिएक्शन कहां लगा आपका, ऊपर। राइट सर, चलो अब लिखोगे, अगर f इक्वल्स टू म्यू इंटू आर डैश मान लिया, चलो आर डैश मान लिया, तो क्या लिखोगे, म्यू और लिखोगे m एंड g एट पोल। ध्यान से देखो सर, ये f है और ये आपका f डैश है। क्या दोनों जगह फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू सेम है, नहीं है भाई। देखो सेम क्या था, टेबल, दैट्स व्हाई म्यू सेम हुआ। सेम क्या था, मास, दैट्स व्हाई क्या हुआ, m सेम हुआ। लेकिन
क्या सर जी की वैल्यू सेम दोनों जगह है? नहीं, इसलिए पोल पे फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू डेली। इसका मतलब जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है ना, वो सिंपली एम पे डिपेंड नहीं करता, टोटल mg पर डिपेंड करता है। मतलब mg को कहेंगे आप ग्रेविटेशनल मास। इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स ऑन ग्रेविटेशनल मास। इज इट क्लियर? ये भी आपको जानना जरूरी था। तो पहला जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, F इक्वल्स टू म्यू इंटू कैपिटल R या कैपिटल N होता है, जहां पे कैपिटल R या कैपिटल N कॉन्टैक्ट नॉर्मल रिएक्शन ऑफ सरफेस होता है, जो आपके कंडीशन या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में बार बार चेंज होगा। पुट कर देंगे, F की वैल्यू आपकी निकल जाएगी। लिमिटिंग इक्विलिब्रियम या लिमिटिंग फोर्स की बात करते हैं। लिमिटिंग फोर्स वो फोर्स होता है किसी भी इक्विलिब्रियम का जिसमें ऑर्बिट अगर रेस्ट में है, मोशन में आने ही वाला होता है, या मोशन में है, रेस्ट में आने ही वाला होता है। राइट? फिर बोला गया म्यू क्या होता है भैया? म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, उस सरफेस की प्रॉपर्टी होती है जो उसके रफनेस को रिप्रेजेंट करती है। राइट? सो उसका फॉर्मूला बोला गया सर F/R, मतलब अप्लाइड लिमिटिंग फोर्स डिवाइडेड बाय कांटेक्ट नॉर्मल रिएक्शन ऑफ सरफेस, जिसके भी हाथ पर निकाल के दिखाया गया F इक्वल्स टू म्यू इंटू कैपिटल R, और R कांटेक्ट नॉर्मल रिएक्शन है, जो आपके क्वेश्चन, आपके फार्मूले, आपके कंडीशंस के अकॉर्डिंग में बार बार क्या होगा? चेंज होगा। फिर मैंने बोला जो F है फ्रिक्शनल फोर्स है, वो म्यू टाइम्स ऑफ mg के फिलहाल यहां बराबर है। इसका मतलब यहां पे देखो दोनों जगह मास सेम था, दोनों जगह म्यू भी सेम था। फर्क क्या था जी? इसका फ्रिक्शनल फोर्स ग्रेविटेशनल मास पे डिपेंड करता है। इज इट क्लियर? यहां तक का कंसेप्ट ये था। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब आया सर एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ध्यान से सुनना भैया, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। आज के इस वीडियो में मैं आपको फ्रिक्शन की सिर्फ थ्योरी पढ़ाऊंगा। इसके बाद जो वीडियो बनाऊंगा उसमें तमाम न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करूंगा। पहले हम थ्योरी को क्लियर करते हैं। सो एंगल ऑफ फ्रिक्शन सर, कोई इसे लैम्डा से डिपेंड करता है, कोई इसे अल्फा से, मतलब सिंपल पर बच जाइए। ठीक है सर, होता क्या वो ध्यान से सुनो। ये लो भाई, सर ये सरफेस है बेटा, सरफेस है जिसका फ्रिक्शन कितना है? म्यू के बराबर है। अब सुनिए सर, हमने क्या किया, यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा। यस सर, सर इसका वेट कहां लगेगा? नीचे, W इक्वल्स टू mg। तो बताइए रिएक्शन कहां लगेगा? सर रिएक्शन लगेगा ऊपर, जिसको लिखा गया R या N, कॉन्टेक्ट नॉर्मल रिएक्शन ऑफ सरफेस। अब सर ये आपका फोर्स है, कैसा फोर्स है भाई? लिमिटिंग फोर्स है, और बदले में यहां पे क्या लगेगा? फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। क्लियर? अब जरा ध्यान से देखो, इस पॉइंट को मैंने क्या मान लिया? O मान लिया। राइट? और मैंने इतने हिस्से को बाहर निकाल लिया। ये देखो बेटा, ये F है सर, यहां लिखा गया R या फिर N, ये पॉइंट क्या लिखा गया? O 90 डिग्री। सर ध्यान से देखो, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा R डैश, क्या है सर? R डैश, दिस इज रिजल्टेंट ऑफ F एंड R। जी सर, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो नॉर्मल रिएक्शन के साथ जितने डिग्री के एंगल पे बेंड कर जाता है, दैट एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। यस सर, अप्लाइड लिमिटिंग फोर्स एंड कांटेक्ट नॉर्मल रिएक्शन ऑफ सरफेस, उसका रिजल्टेंट वर्टिकल के साथ, मतलब कांटेक्ट नॉर्मल रिएक्शन के साथ जितने डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड हो जाता है भैया जी, उसी को कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। आइए, अगर मैं यहां से एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालूं, ये देखो बना लिया इसको ऐसे। बेटा ये F था, बेटा जी ये R था, बेटा जी ये आपका R डैश था, सर ये आपका लैम्डा हो गया। अगर ये F है तो ये कितना हो गया? F कंस्ट्रक्शन वाइज। चलिए अगर यहां से निकालते हैं tan लैम्डा, जी सर, परपेंडिकुलर बाय बेस F/R, और F/R अभी क्या बताया गया था? म्यू। तो बेटा जी सर लिखा गया tan लैम्डा इक्वल्स टू म्यू, दैट्स व्हाई वी कैन से लैम्डा इक्वल्स टू tan इनवर्स म्यू। एंड व्हाट इज म्यू? द रफनेस ऑफ सरफेस। इसका मतलब किसी भी सरफेस का एंगल ऑफ फ्रिक्शन सर उस सरफेस के रफनेस, मतलब खुरदरेपन पे क्या करता है? डिपेंड करता है, और फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल्स टू tan इनवर्स म्यू। एंड व्हाट इज लैम्डा? दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। राइट? अब आइए इसी को थोड़ा और आपको ब्रीफ करता हूं सर। ये देखिए सर, हाँ जी सर, ये देखिए सर, ये मेरा ऑब्जेक्ट था बेटा। यस सर, इसका वेट कहां लगाया बच्चे आपने? नीचे, W इक्वल्स टू mg। राइट? और सर सुनिएगा सर, और आपने यहां पे रिएक्शन अप्लाई किया सर, कितना बोलो? R या फिर N। अप्लाइड लिमिटिंग फोर्स अगर इधर है तो रिजल्टेंट आपका इधर पाया जाएगा। सोचो अगर मैंने इसको इधर ले लिया तो रिजल्टेंट आपका इधर पाया जाएगा बेटा। यस सर, इधर लिया तो रिजल्टेंट इधर, इधर लिया रिजल्टेंट इधर। इसका मतलब क्या हुआ? इन तमाम एक्सपेक्टेड पॉइंट को मिलाने के बाद आप ध्यान से देखेंगे एक कोण बनेगा, एंड दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसे कहते हैं कोन ऑफ फ्रिक्शन। क्या कहते हैं बेटा? कोन ऑफ फ्रिक्शन। दैट्स वाई लैम्डा, इसे कहते हैं सेमी
वर्टिकल एंगल ऑफ कोन ऑफ फ्रिक्शन। जी सर, जिसे आप कहते हो एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इस फिगर में उसी को सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन ऑफ फ्रिक्शन भी कहते हैं, राइट। अब एक छोटा सा पार्ट है, देखो सर एक सरफेस है, दूसरा सरफेस ये है भैया जी, यहां लिखा गया μ1, भैया जी यहां लिखा गया μ2। अब ध्यान से देखिएगा सर, बेटा मैंने एक ऑब्जेक्ट यहां रखा सर और सेम ऑब्जेक्ट यहां रखा, ठीक है सर, लेकिन जो मैंने फिगर बनाया उसको ध्यान से देखना, ऐसे बनाया कोन ऑफ फ्रिक्शन, राइट, और सर देखो यहां पे ऐसे बनाया कोन ऑफ फ्रिक्शन, फिगर पे ध्यान दीजिएगा सर, राइट। चलो सर हम यहां कह सकते हैं यहां जो μ2 होगा ना बेटा वो μ1 से बड़ा होगा। ध्यान से देखो सर, इस फिगर को ध्यान देके सर, ये कोन थोड़ा बड़ा बनाया, ये कोन थोड़ा छोटा बनाया, राइट। मैंने बोला ये सरफेस का फ्रिक्शन इससे क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि हमारे पास एक थॉट था कि भैया tan लैम्डा क्या था, बोलो म्यू के बराबर था। ध्यान से देखो ये लैम्डा क्या है, छोटा है, ये लैम्डा क्या है, बड़ा है। तो भाई साहब अगर लैम्डा बड़ा होगा तो tan में अगर वैल्यू बड़ी हो तो म्यू की वैल्यू भी क्या होती है, बड़ी होती है। इसका मतलब इस फिगर के अकॉर्डिंग में μ2 इज ग्रेटर देन कितना हो गया, μ1 होगा। इसका मतलब किसी भी फिगर में सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन अगर ज्यादा हुआ तो सरफेस का कॉन्टैक्ट फ्रिक्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हमने सीखा एंगल ऑफ फ्रिक्शन, अप्लाइड लिमिटिंग फोर्स एंड कॉन्टैक्ट नॉर्मल रिएक्शन, इन दोनों का रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट नॉर्मल रिएक्शन के साथ जितने डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड हो जाता है, बेंड कर जाता है, झुक जाता है, उसे कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, जिसके लिए फॉर्मूला होता है tan लैम्डा इक्वल्स टू म्यू या लैम्डा इक्वल्स टू tan इनवर्स म्यू। और आगे बेटा इसकी सहायता से कोन फॉर्म किया गया, कोन का जो लैम्डा देख रहे हो उसे कहते हैं सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन ऑफ फ्रिक्शन, इस कोन को बोला गया कोन ऑफ फ्रिक्शन। किसी भी सरफेस पर अगर ऐसे दो कोन बना दिए जाए, एक कोन ज्यादा एक्सपेंडेड हो एक कम हो, मतलब एंगल पे फर्क हो, तो जिसका एंगल ज्यादा होगा मतलब लैम्डा वैल्यू ज्यादा होगी, उसका कॉन्टैक्ट फ्रिक्शन क्या होगा, आपका ज्यादा होगा, राइट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। सर अब आया एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज से इसको फाई से कहीं कहीं से अल्फा से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है भैया जी। अब जरा ध्यान से समझना, लो ये सर ये लिखा गया हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस। अब सुनिएगा सर, और मैंने क्या किया सर, यहां पे एक प्लेन बनाया, इट इज कॉल्ड एज इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन जिसका फ्रिक्शन म्यू है, राइट। मतलब किसी देखो ये हॉरिजॉन्टल है, इसे किसी प्रॉपर एक सरफेस हॉरिजॉन्टल है, इससे किसी प्रॉपर एंगल पे एक प्लेन को झुका दिया गया लाइक दिस। देखो ये वाला हाथ हॉरिजॉन्टल हो गया, जमीन हो गया, उसे किसी प्रॉपर एंगल पे एक प्लेन को क्या किया गया, इंक्लाइन किया गया, राइट। सर इस वाले एंगल का नाम लिखा गया फाई। अब पूरी बात सुनना, और जो म्यू है वो इस इंक्लाइन प्लेन का है। क्या कहा गया सर, हम इस इंक्लाइन प्लेन पर एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं, रख दिया सर और छोड़ देते हैं। सर ये वाला एंगल जो देख रहे हो फाई, मतलब इंक्लाइन प्लेन हॉरिजॉन्टल से कितने डिग्री के एंगल पे झुक जाए, इंक्लाइन कर दिया जाए, ताकि ये ऑब्जेक्ट जो इंक्लाइन प्लेन पे रखा है अगर वो रेस्ट में है, मोशन में आने ही वाला है, रेस्ट में है, स्लाइड करने ही वाला है, रेस्ट में है, रोल करने ही वाला है, so that particular angle of inclined plane with horizontal is called as angle of repose। किसी भी रफ इंक्लाइन प्लेन को हॉरिजॉन्टल से कितने डिग्री के एंगल पे उठा दिया जाए, राइज कर दिया जाए, एलिवेट कर दिया जाए, ठीक है सर, ताकि उस पर रखा गया ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है, मोशन में आने ही वाला है, रेस्ट में है, स्लाइड करने ही वाला है, रेस्ट में है, रोल करने ही वाला है, सो दैट एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिपोज। आइए इसके बारे में समझते हैं बेटा। सर अगर ध्यान से देखेंगे आप तो इस ऑब्जेक्ट का वेट आपका कहां लगेगा, नीचे सर लिखा गया mg। मैंने कुछ बोला था, क्या बोला था भाई, ध्यान से सुनना। हमने ये बोला था कि अगर ये ऑब्जेक्ट यहां पे कांटेक्ट में है तो कांटेक्ट से परपेंडिकुलर आउटवर्ड जो एक्ट करता है उसे कहते हैं रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ सरफेस। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होती है, तो सरफेस आपका ये है परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगी और उतने हिस्से में एक्ट करेगी जितने हिस्से में ऑब्जेक्ट सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, राइट। लो भाई अगर ये फाई आपने माना है, ये भी कितना हो गया फाई, सो कंपोनेंट हो गए बच्चे किसके, mg के, mg cos फाई, और यहां पे क्या लिखोगे, mg sin फाई।
राइट। अब देखो ध्यान से, इस इंक्लाइन फोर्स के अलोंग ये फोर्स लग गया जो इसे नीचे की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। और आपने क्या कहा, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, मोशन में आने वाला, आया नहीं भाई। इसका मतलब क्या आपने इस ऑब्जेक्ट को ऊपर नीचे जाने से रोकने के लिए अपनी तरफ से कोई फोर्स अप्लाई किया? नहीं। तो रुका क्यों? क्योंकि भाई साहब फ्रिक्शनल फोर्स कहां लग गया? ऊपर लग गया। यस, इसे बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स कहां लग गया? ऊपर। अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स एग्जैक्टली mg sin phi के बराबर हो जाए तो भाई साहब ये जो ब्लॉक है ना बेटा, इंक्लाइन प्लेन पे रेस्ट में आ जाएगा। और अगर आपने इस एंगल को थोड़ा बढ़ा दिया, ये वैल्यू फ्रिक्शनल फोर्स से क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी, ऑब्जेक्ट धड़ाम से नीचे की तरफ आ जाएगा। समझे? तो आइए थोड़ा ध्यान से समझते हैं। इसका मतलब हम यहां लिख सकते हैं mg sin phi इक्वल टू कितना भाई? म्यू। सर यहां देखिएगा सर, मैं लिखा mg sin phi और f की फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इंटू आर, जैसा मैंने आपको बताया था। बट मैंने ये भी बोला था आर आपके फिगर के अकॉर्डिंग में जो वैल्यू होगी पुट करेंगे। जैसे आपके फिगर के अकॉर्डिंग में देखो आर शुड बी इक्वल टू mg cos phi, इस लाइन को पकड़ लो। आर इक्वल टू कितना हो गया? mg cos phi। तो सर हमने लिख दिया सर mg sin phi इक्वल टू म्यू एंड दिस इज mg cos phi। लो भाई, mg से mg उड़ गया। अगर मैं यहां लिखूं sin phi cos phi यहां कर लूं तो क्या बन गया बोलो? म्यू। सो दैट्स वाई म्यू दैट्स इक्वल्स टू tan phi। तो जो phi निकला भाई वो निकला tan इनवर्स म्यू। ये लो भाई, दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिपोज। आपने भी सॉल्व किया था लैम्डा इक्वल्स टू tan इनवर्स म्यू। अभी आपने एंगल ऑफ फ्रिक्शन ये भी सॉल्व किया था। तो भाई सुन लो, अगर सरफेस सेम है, मैंने क्या बोला? अगर सरफेस सेम है मतलब उसकी रफनेस क्या है? सेम है। तो भाई साहब लैम्डा इक्वल्स टू फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स म्यू। ध्यान रखिए स्टेटमेंट पे, अगर सरफेस सेम है, सरफेस का खुरदरापन सेम है, सरफेस का म्यू वैल्यू क्या है? सेम है, तो सरफेस के लिए जितना एंगल ऑफ फ्रिक्शन होगा उतना ही क्या होगा? एंगल ऑफ रिपोज होगा। संजय बेटा, तो ये था फ्रिक्शन का आधा इंट्रोडक्शन, आज यहीं तक है। अगली क्लास में जब मैं आऊंगा तो आपको बताऊंगा सर कि एक कार अगर प्लेन यू टर्न पे मूव करती है तो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो सकती है, ठीक है, ताकि वो सेफली मूव कर सके। और अगर आप देखेंगे फ्लाईओवर्स पे जो यू टर्न होते हैं थोड़ा सा झुके हुए होते हैं, उस टॉपिक का नाम है बैंकिंग ऑफ रोड्स, वो क्लियर करूंगा। और ऐसे 5-6 पॉइंट्स है इसको क्लियर करूंगा, तब जाके इस पार्ट और अगले पार्ट को मिला के मेरा फ्रिक्शन की थ्योरी खत्म होगी। फिर मैं स्टार्ट करूंगा न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन फ्रिक्शन। तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे और इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ठीक से पढ़िए, बेहतर तरीके से पढ़िए, खूब मेहनत करिए, जी जान से मेहनत करिए। धन्यवाद।